टिकट के लिए कौन लगा रहा है दौड़, किसकी लगी हुई है उसकी पार्टी में होड़, किसको पार्टी करेगी लेट गो। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा एपिसोड 2। तो बात करते हैं आज पूरा दिन चुनावी माहौल में क्या क्या हुआ। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो बातचीत शुरू करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। तो कल शाम को जो बड़ी खबर आ गई थी कि राम माधव की वापसी हो रही है, ना सिर्फ बीजेपी में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। सितंबर 2020 के बाद से राम माधव का कोई अता पता नहीं था सियासत में। हालांकि राम माधव अपने काम में लगे हुए थे। द थिंक टैंक फाउंडेशन के वो प्रेसिडेंट है और थिंक टैंक की तरह ही काम करते हैं। राम माधव पिछले 10 सालों से बीजेपी के लिए और खास तौर पे बीजेपी के लिए कश्मीर में जो कर चुके हैं वो तो सब जानते हैं, मगर राम माधव इन चुनावों में क्या करेंगे ये अभी तक एक सीक्रेट है और एक स्ट्रेटजी हो सकती है बीजेपी की। राम माधव के आने से कई चेहरे खिलखिला गए हैं तो कई मुरझा भी गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझते हैं और जानते हैं, वो जानते हैं कि राम माधव स्ट्रेटजिस्ट है और वो कई सारे उन्हीं चेहरों पे दाव लगाएंगे जिनका उनको पता है कि ये सिक्के चलने वाले हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की एक और चीज की। बीजेपी में आज कई सारी बैठकें हुई और लगातार बैठकों में एक और चीज निकल कर आई कि ओबीसी पे भी बात हो। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से आते हैं तो फिर ओबीसी की बात करना तो जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में अगर जातिवाद की बात करें तो 43 जातियां ओबीसी में आती हैं और ओबीसी की मांग है कि जम्मू की जो 5 सीटें शहरी हैं उनमें से कम एक सीट तो ओबीसी के खाते में जानी चाहिए। और अगर पिछली हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट बीजेपी के एमएलए 1996 में हंसराज डोगरा जीत कर आए थे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो ओबीसी थे। उसके बाद कभी भी बीजेपी ने किसी ओबीसी कैंडिडेट को जम्मू से टिकट नहीं दी। तो क्या कहते हैं पवन जी, ओबीसी को टिकट देगी बीजेपी? और फिर बाकी बात भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि राम माधव यहाँ जम्मू में पहुंच रहे हैं, थिंक टैंक है, यहाँ का उनको अनुभव है पुराना, वो पहले भी यहाँ पर होके गए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, चुनावी चालीसा में आज हम राम माधव के साथ साथ हम वो बिंदुओं की बात करेंगे जो पार्टी हाईकमान के इशारों पर पार्टी कार्यालयों के पिछले कमरों में और पार्टी के कैडर के साथ उन नेताओं की गुप्त बैठकों की भी, और कई घरों में भी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, इस समय हम बात करेंगे अपनी पार्टी जी। तो अपनी पार्टी ने यहाँ तो एक लॉलीपॉप लोगों को दे दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 500 यूनिट बिजली के फ्री करेंगे। अलग की कहानी ये है कि अपनी पार्टी के बहुत से लीडर उनको ही छोड़कर चले गए हैं। अंधेरा ही अंधेरा पार्टी कार्यालय में दिख रहा है। लेकिन जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे शानपुरा से, जो पीडीपी को छोड़कर यहाँ पर आए थे और माने हुए नेता हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, अल्ताफ बुखारी। और अब बात करते हैं हम उसके साथ साथ कि जो इनका अपना मैनिफेस्टो है उसके ऊपर इनका आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा मैनिफेस्टो चुराया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमने तो पहले ही इन मुद्दों के ऊपर बात की थी कि हमारा मैनिफेस्टो ये होगा, तो हम कैसे चुरा सकते हैं। तो अब कश्मीर संभाग के अंदर भी जो राजनीति है वो गर्मा गई है। लेकिन एक और नई पार्टी की बात कर रहे हैं जो काफी समय से ठंडे बस्ते में थी, कोई उनका कैडर लुप्त हो चुका था, जो थे वो बाकी थे। उसके बारे में दीपक बताएंगे। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिसकी चर्चा तो हमेशा होती रही है, मगर खास तौर पे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता आए और फिर वापस भी चले गए। उनमें से अगर बड़े चेहरों की बात करें तो 3 बड़े चेहरे हैं जो इस समय आम आदमी पार्टी में नहीं हैं। हर्षदेव सिंह वापस पैंथर पार्टी में चले गए, मनकोटिया आम आदमी से होते हुए बीजेपी में चले गए और टीएस टोनी आम आदमी से निकलकर कांग्रेस में चले गए। अब आम आदमी किस चेहरे पर दाव खेलेगी ये समझ नहीं आ रहा। एक पत्रकार भी आम आदमी पार्टी में गए थे, जगदीप सिंह, जो अब खुद कांग्रेस में चले गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास ना तो जम्मू में वक्ता है, ना प्रवक्ता है और ना ही नेता है, आज ना ही कार्यालय है और ना ही कार्यालय है। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है। हालांकि मनीष सिसोदिया को कुछ राहत मिली है और बाहर आए हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली का कार्यभार देखेंगे या फिर भगवंत मान पंजाब को छोड़कर जम्मू कश्मीर आकर बैठेंगे कि पहले तो नेता तलाशें
उसके बाद कैंडिडेट और उसके बाद चुनाव लड़े, और इतना समय तो है नहीं कि ये सब कुछ किया जाए। तो फिर आम आदमी पार्टी का ये जो आज स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, ये किस बिना पर किया है पवन जी? मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगे। देखिए, अब अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो इस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति जम्मू कश्मीर में वो है कि आया राम गया राम तो गए। अब ना जो अपना है ना जो गया था वो वापस आएगा, जो अपने थे वो भी नहीं है, जो कार्यालय था वहां पे ताला लगा दिया था, किराया तक नहीं दिया था। लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर में अपना पांव रखे थे स्टार्ट में, उस समय स्थिति ऐसी लग रही थी कि जिस तरह से हरियाणा हिमाचल के भीतर इनको रिस्पांस मिला है, जम्मू कश्मीर में भी ये लोग जो है विधानसभा चुनावों में अपना जलवा दिखाएंगे। उस समय ज्वाइनिंग बड़े लेवल पे हुई, हर्षदेव सिंह जैसा दीपक ने कहा, मनकोटिया, तरनजीत सिंह टोनी, जसपाल कुंडल, मिस्टर पंगोत्रा जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, तमाम जो लोग थे वो ज्वाइनिंग इनकी होती रही थी। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। अब तो 4-5 लोग बचे हुए हैं जो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी के साथ चल रहे थे, उनकी स्थिति अब वैसी ही है। लेकिन दीपक, मैं इसमें एक चीज़ और आज बताऊंगा चुनावी चालीसा में कि बीजेपी की जो राह है नए चेहरे, युवा चेहरे, उन्हें लेकर अब पीडीपी भी कुछ नए युवा चेहरों की तलाश में है। जो खबरें आ रही हैं कि पीडीपी ने जम्मू शहर के भीतर एक युवा चेहरा है, दिलीप बड़ू करके उनका नाम है, वो पलौड़ा से है, जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अर्बन जी। वो काफी चर्चित भी हैं और काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दोनों पार्टियां एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही हैं कि जम्मू में, खासतौर पे जम्मू रीजन और उसके बाद जम्मू जिले में युवा चेहरे, एक्टिव चेहरे, उन पे दाव खेल रहे हैं। और इसमें दो फायदे हैं कश्मीरी पार्टियों के। एक तो ये कि जम्मू के लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं कि उन्होंने हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट्स दे रहे हैं और दूसरे युवाओं को दे रहे हैं। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं कुछ वोट तो काटेंगे ही, वो बड़ी पार्टी साथ में अपना कैडर बनेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कैडर की कमी तो जम्मू प्रोविंस में है ही है। अगर हम पीडीपी की बात करते हैं तो गिने चुने लोग हैं। अगर आप इस तरह से युवाओं को साथ लाते हैं, उनको टिकटें देते हैं, तो आने वाले दिनों में वो कैडर जो है वो एक अच्छी जगह पे आके स्टैंड कर जाएगा। तो पीडीपी की हमने बात की थी कि युवा चेहरों को बीजेपी की तर्ज पर वो भी ला रहे हैं। लेकिन एक हमने पहले बताया था कि कुछ बैठकें गुप्त होती है, उसमें क्या क्या होता है। राहुल गांधी इस समय कश्मीर में है, मल्लिका जो खड़गे हैं वो भी इस समय कश्मीर में है। तो कांग्रेस की वहां पर बैठकों की नीति क्या है वो दीपक आपको बताएंगे। देखिए, कांग्रेस इस समय पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, मगर कांग्रेस सरप्राइज कर सकती है, बहुत दिन से आपको कह रहे हैं। अब इस सरप्राइज में कांग्रेस की कोशिश है कि अकेले ना हो, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आ जाए। और एक बहुत बड़ी चीज जो चल रही है वो ये है कि अगर फारूक अब्दुल्ला की चली पार्टी में ज्यादा, तो फिर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा, किसके साथ होगा ये आप समझ सकते हैं। और अगर उमर अब्दुल्ला की चली तो फिर अलायंस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है। अब प्री पोल अलायंस के मूड में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है और कांग्रेस का मूड है कि प्री पोल अलायंस किया जाए। अब ये दोनों पार्टियों की आपसी बैठकें चल रही हैं, कैमरे पे नहीं आ रही हैं, जैसे पवन जी ने कहा गुप्त बैठकें होती हैं। और चुनावों में ज्यादा मजबूत वही होता है जो गुप्त होता है, क्योंकि दिखाने के लिए तो स्टेटमेंट होते हैं, जनता को दिखाने के लिए वादे होते हैं और मैनिफेस्टो होते हैं, मगर करना क्या है वो बिहाइंड द कर्टन्स होता है। तो आज बहुत सारी बैठकें जम्मू और श्रीनगर में गुप्त हुई, यानी कि अलग अलग पार्टियों की हुई। इन्हीं गुप्त बैठकों के बीच खबर आज ये आई कि इंजीनियर रशीद को बेल मिल सकती है। हमने आपको खबर लाइव दिखाई भी थी। और नोटिस एनआईए के पास भेजा गया है दिल्ली कोर्ट द्वारा कि 28 से पहले आप ये बताइए कि क्या इंजीनियर रशीद को बेल मिल जाए। और अगर उनको बेल मिलती है तो पवन जी क्या लगता है कि एक और दिलचस्पी हो जाएगी कश्मीर के चुनावों में अगर वो बाहर आके प्रचार करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से कट्टरवाद की हवा निकली थी लोकसभा चुनावों में जी, तो अगर अब की बार ये बहुत अहम चीज है और आप ये चीज को ध्यान में रखिए कि इंजीनियर रशीद का जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत से विधानसभा क्षेत्र उनकी लोकसभा के जो अंदर आते थे अधिकांश में उनकी लीड थी, बाकी वाले बहुत नीचे रहे थे। बिल्कुल, वो लीड के साथ आगे चले थे। तो आप वो अगर रिजल्ट है तो जैसा हमने एक शो किया था, यहाँ पर एक वरिष्ठ हमारे साथी है दिनेश मल्होत्रा, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट टेररिस्ट वो एक टारगेट है वहां पर, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जमात के लोगों का बाहर आना और ये कहना कि हम मुख्यधारा के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो कश्मीर में बदलाव इस तरीके से भी होगा। वो लोग जो है वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।
अब दूसरी पार्टियां उनके साथ किस तरह से साथ आती है वो अलग इशू है, लेकिन खबर ये भी है कि इंजीनियर रशीद का जो भाई है वो भी चुनाव लड़ सकता है, उनका बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, एक और महिला उनकी करीबी है वो भी चुनाव मैदान में उतर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो 7-8 विधानसभा क्षेत्रों के बीच इन कट्टरवादी सोच के लोग तो आ ही सकते हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से नतीजे बदलें। तो अगर इंजीनियर रशीद को मिलती है बेल तो बदल सकता है नॉर्थ कश्मीर का भी खेल। वहीं बाकी पार्टियां अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं निर्दलियों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि निर्दलियों को अपने साथ जोड़ने से एक फायदा रहता है कि आप बड़ी पार्टी होते हैं कोalition में, और इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। तो बात की शुरुआत वहीं से कि राम माधव को लाना कश्मीर में कितना लाभदायक होगा, इसके ऊपर चिंतन मंथन चल रहा है। कल राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे और बाकी पार्टियों की एक्टिविटी क्या होगी ये कल शाम 9 बजे बताएंगे हम आपको चुनावी चालीसा में। तब तक के लिए आज वाले शो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानने में जिज्ञासा रखते होंगे कि आज पूरा दिन में क्या हुआ। बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज के कार्यक्रम देखते रहिए।